हेलो बच्चों, मैं हूं देव अवस्थी, इंजीनियर देव अवस्थी। और जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की सर और वीडियो बनाइए, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कक्षा 10वीं विज्ञान का अध्याय 12 विद्युत, या फिर ये भौतिक विज्ञान के हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो ये आपका प्रथम अध्याय है। अध्याय का नाम है विद्युत। चलिए शुरुआत करते हैं। और इस चैप्टर की खास बात ये रहेगी, मैं चैप्टर आपको पूरा फुल एक्सप्लेन करूंगा, बहुत अच्छे से करूंगा। साथ ही आपको पीडीएफ के नोट्स भी मिल जाएंगे, जिससे कि आपको लिखने का झंझट जो है वो खत्म हो जाएगा। अगर हम बात करें इस चैप्टर के पहले टॉपिक की, तो वो है आपका आवेश। आवेश क्या होता है? आवेश आपका परमाणु का वह मूल कण है। यह क्या है? परमाणु का मूल कण है। अगर हम बात करें जितने भी आपके द्रव्य हैं, कहने का मतलब है सॉलिड हैं, ठोस, द्रव, गैस, तो उन सब में आपका चार्ज होता है। यह दो प्रकार का होगा, एक धनात्मक हो सकता है, एक आपका ऋणात्मक हो सकता है। अब अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, तो दूसरे पॉइंट पे क्या है कि सेम चार्ज, यानी कि समान चार्ज जो है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे पॉजिटिव है तो ये प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। वही हम बात करें पॉजिटिव और निगेटिव की, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक की, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि ये अगर लड़का है तो ये लड़की, लड़का लड़की क्या है? विपरीत लिंग है, और वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। जबकि समान जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगे? तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चलिए, समान जो है वो प्रतिकर्षित करेंगे और जो असमान है वो आकर्षित करेंगे। अगर हम बात करें इसके एसआई मात्रक की, तो वो आपका क्या होता है? कूलाम होता है। इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। एक कूलाम की बात करें, जैसे आपसे कहा गया है, एक फॉर्मूला होता है Q = NE। आपको ध्यान रखना है इस फॉर्मूले को। Q = NE फॉर्मूला आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यू आपका क्या है? जैसे मान लिया मैंने कि आपके पास कोई एक बॉडी है, ठीक है, ये पूरा आपके पास कुछ है, इसमें कई इलेक्ट्रॉन्स हैं, कई इलेक्ट्रॉन, किसी का Q1 चार्ज है, किसी का Q2 है, किसी का Q3 है। इसी तरह से हमने मान लिया इस पर Qn टोटल चार्ज है, N चार्जेस हैं। तो जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा? वो इन सब के सम के इक्वल होगा, इन सब के जोड़ के बराबर होगा, या फिर हम कह सकते हैं Q = NE। चार्ज आपका कभी भी आधा पौना, यहाँ पे ये नहीं 1/2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 3/2 हो जाए, ये हमेशा क्या रहेगा? पूरा रहेगा। N का मतलब है 1 2 3, इस तरह से चार्ज जो है वो आपका पूरा रहता है हमेशा, ठीक है। तो फॉर्मूला हो जाएगा Q बराबर, यानी जहाँ Q क्या है? Q आपका कुल आवेश है, और E क्या है? तो E है आपका एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है? तो वैल्यू अभी आपने ऊपर देखी होगी, 1.6 × 10⁻⁻19। ये होता है इस पर ऋणात्मक आवेश। फॉर्मूला आपको Q बराबर, यानी ध्यान रखना है, ठीक है, इससे आप निकाल लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर 1 कूलाम चार्ज है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N कितने होंगे, तो आप इस फार्मूले से निकाल देंगे। एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो वो कितनी निकल के आएगी? ये आपकी निकल के आती है 6 × 10⁻18, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं इसके बाद में हम। और आगे आपका क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा, जैसे कि आपके पास कोई चालक है, ठीक है, इस तरह से कोई आपके पास चालक है, कंडक्टर है। इसमें क्या होते हैं? इसमें होता है मुक्त आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त होते हैं, फ्री अवस्था में घूमते रहते हैं, और यही चार्ज के फ्लो को, यानी चार्ज के प्रवाहित होने के लिए जिम्मेदार भी होते हैं, या यही प्रवाहित करवाते हैं। तो विद्युत धारा क्या हो जाएगी? आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, यानी कि I = Q/T। अगर हम इसके मात्रक की बात करें, तो इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है एम्पियर। आपको इसका मात्रक ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप 1 एम्पियर से क्या समझते हैं, तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड, यानी कि अगर आपका 1 कूलाम का चार्ज 1 सेकेंड तक जा रहा है, तो हम उसमें करंट कितना कहेंगे? करंट हम लोग कहेंगे 1 एम्पियर, ठीक है। फिर आपका 1 मिली एम्पियर है। मिली का मतलब होता है 10⁻³ 10⁻³ और अगर माइक्रो है तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। अगर नैनो है तो नैनो का मतलब है 10⁻⁹। ये सारा कुछ आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें कि विद्युत धारा को हम मापते किससे हैं, तो इसको मापा जाता है एमीटर द्वारा।
एमीटर आपका होता है ए से, ये इसका प्रतीक है। और एमीटर की बात करें तो एमीटर के बारे में कुछ पॉइंट, एमीटर का प्रतिरोध जो है वो कम होता है और हमेशा ये रहेगा किसमें, श्रेणी क्रम में रहता है। दूसरी बात क्या है, विद्युत धारा की दिशा जो है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत होती है। अगर आपका इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो जो आपका चार्ज है वो किधर जाएगा, करंट जो है वो आपका विद्युत धारा किधर से जाएगी, वो हमेशा इसकी अपोजिट में जाएगी। ठीक है, तो आई और ई की दिशा जो है वो हमेशा विपरीत मानी जाती है, क्योंकि जिस समय विद्युत की घटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया था इलेक्ट्रॉनों के में कोई जानकारी नहीं थी इलेक्ट्रॉनों के बारे में, अतः विद्युत धारा के को धनावेशों का प्रवाह माना जाता है। यानी कि अगर आपके पॉजिटिव चार्ज जा रहे होंगे मतलब वो आपकी क्या है, विद्युत धारा है। ठीक है, समझ रहे होंगे। फिर बात आती है विभवांतर। क्या होता है विभवांतर, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे विभवांतर की। क्या होता है विभवांतर, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। मान लो ये हमारे पास एक क्या है, चालक है। इस चालक के अंदर एक कूलाम चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यहाँ तक हम ले गए इस वाले बिंदु से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच ले जाने में जो कार्य करना पड़ा उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे विभवांतर। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले की बात करें V = W/θ, या फिर यहाँ पे आप इसको Q भी समझ सकते हैं, V = W/Q। ये थीटा जो है वो यहाँ पे दर्शाया गया है एकांक आवेश के लिए, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं B = W/Q, ऐसा भी सही है। तो Q की क्या, W की क्या होती है, वर्क डन, कार्य की होती है जूल, और Q की होती है कूलाम। तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, जो SI मात्रक है वो आपका हो जाएगा जूल पर कूलाम। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 वोल्ट से, यानी 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं, तो 1 वोल्ट क्या हो जाएगा, अगर हम ले जा रहे हैं, क्या ले जा रहे हैं, 1 कूलाम के चार्ज को ले जा रहे हैं और उसमें वर्क डन कितना करना पड़ रहा है, कितना काम करना पड़ रहा है। अगर काम आपका 1 जूल है, 1 कूलाम आवेश को ले जाने में 1 जूल काम करना पड़ रहा है, कार्य होता है, तब विभवांतर जो है वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 1 वोल्ट। आगे हम बात करेंगे वोल्ट मीटर की। तो वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर आपका क्या है, जो विभवांतर मापने की युक्ति है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे वोल्ट मीटर। और इसका प्रतिरोध जो है वो ज़्यादा होता है और ये हमेशा पार्श्वक्रम यानी कि पैरेलल में जुड़ा रहता है। सीरीज़, मान लो एक रजिस्टर इस तरह से लगा है, एक इस तरह से लगा, तो ये सीरीज हो गया। पार्श्वक्रम एक ऐसे लगा तो एक इसके पैरेलल होगा इस तरह से, ये पार्श्वक्रम होता है। ये नीचे वाला समांतर क्रम होता है, पार्श्व, पैरेलल, समांतर, सीरीज। चलिए, तो ये वोल्ट मीटर का प्रतीक दिया गया है, आपको ध्यान रखना है कैसे बनाया जाता है वोल्ट मीटर। फिर बात आती है सेल की। सेल क्या है, आपने घरों में देखे होंगे, शुष्क सेल और गीले, कई प्रकार के डेनियल सेल, लेक्लांसे सेल, घरों में कई तरह के सेल बैटरी, टॉर्च वगैरह में यूज होते हैं। तो सबसे पहले सेल क्या है, ये एक प्रकार की युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो आपका सेल होता है। फिर आपको क्या ध्यान रखना है, विद्युत धारा जो है हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न, ये नोट पॉइंट है, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होती है, यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। फिर बात आती है विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक। सबसे पहले आपका विद्युत सेल है, तो ये कॉम्बिनेशन होता है 2 इलेक्ट्रोड का, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक आपका कैथोड होगा, एक आपका एनोड होगा। ठीक है, फिर बैटरी। बैटरी जो है वो सेल के, ये जो सेल हैं इन्हीं को मिला के बैटरी बनाई जाती है। फिर की, खुली कुंजी या फिर स्विच। खुली जिसमें कि ये आपका बिंदु ना हो, जिसमें बिंदु रखा गया है, कहने का मतलब है वो आपकी बंद कुंजी है। ये आपकी कैसी है, बंद है, ये वाली आपकी खुली है। फिर तार संधि, जहाँ पे तार का जॉइंट किया जाता है उसको इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है। और तार क्रॉसिंग की बात कर रहे हैं। फिर विद्युत बल्ब, आप लोग जानते होंगे, आपने इस तरह से डायग्राम में बनाया होगा। फिर बात आती है प्रतिरोधक की। प्रतिरोधक क्या होता है, ये विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है या फिर कम करने का काम करता है, इसको इस तरह से। और इसका जो मात्रक है वो इस तरह से बनाया जाता है जिसे हम लोग ओम कहते हैं। अभी इसका हम एक नियम भी पढ़ेंगे आगे। फिर
परिवर्ती प्रतिरोध या अथवा धारा नियंत्रक, इसका काम क्या होता है? ये भी एक तरह का प्रतिरोध होता है, लेकिन जो हमारा प्रतिरोध होता है उसकी जो वैल्यू होती है, मान लो 5 ओम का है, 10 ओम का है, उसकी एक वैल्यू होगी, वो नियत होगी। इसमें हम लोग इसे बढ़ा घटा के वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, जबकि उसमें ऐसा नहीं होता है। चलिए आगे चलेंगे। और अगला आपका क्या है? अमीटर। अमीटर अभी आपने देखा, तो अमीटर को सीरीज में लगाया जाता है। इसका काम होता है करंट यानी कि विद्युत धारा का मापन करना। फिर बात आती है वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर का मापन करना। इसको हम लोग पार्श्व क्रम में लगाते हैं। अगला आपका बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ओम का नियम। ये आपका ओम का नियम होता है, भोले बाबा या शंकर पार्वती का नहीं होता है, आप समझिएगा। ओम ये इंग्लिश वाले हैं, हमारे ओम नहीं है, नहीं तो फिर आप इन्हें अपने वाले कोई ओम समझ लें। तो ओम का नियम क्या कहता है आपसे कि किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दोनों सिरों, मान लो ये तार है, इसका एक सिरा ए एक सिरा बी, इन दोनों सिरों के बीच जो आपका विभवांतर है, वो इसमें जो मान लो करंट आई जा रहा है, तो इसके दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर है वो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। इसको ऐसे प्रस्तुत करेंगे, ये समानुपाती का चिन्ह है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यानी कि B समानुपाती R। कहने का मतलब ये है अगर आपका B बढ़ रहा है तो R की वैल्यू भी, R का मान भी बढ़ेगा। ये हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे एक कोई नियतांक आ जाएगा, जहाँ पे R आ रहा है एक नियतांक, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? B इज इक्वल टू हो गया IR। आपको ध्यान रखना है इसको, V इज इक्वल टू IR को, V इज इक्वल टू IR क्या है? ये आपका ओम का नियम है। क्या बताया कि अगर कोई आपके पास चालक है या धातु का तार है, उसमें जो करंट यानी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी वो किसके समानुपाती होगी? वो आपकी उसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर के समानुपाती होती है। आपको ये ध्यान रखना है। फिर R एक नियतांक है जिसे हम क्या बोलते हैं? R को भी आपको ध्यान करके चलना है। R एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध क्या है? यह है आपका एक बाह्य प्रॉपर्टी है, बाह्य गुण है, जिससे विद्युत धारा के मान को कम किया जा सकता है अथवा उसके प्रवाह को रोका जा सकता है। तो अगर हम दोनों का ग्राफ ड्रॉ करें तो आपको ध्यान रखना है जो समानुपाती होते हैं, जैसे B समानुपाती I है, तो जितना B बढ़ेगा उतना I बढ़ेगा। अब अगर हम इस ग्राफ को देखें तो जितना इधर B बढ़ रहा है I बढ़ रहा है, इधर नीचे हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमारा I है और इधर हम लोग लेके चल रहे हैं कि B है। तो जितना B बढ़ेगा I, अब अगर इनको मिला दें, इन पॉइंट्स को मिला दें, तो इनसे जाके एक लाइन खींचेंगे तो वो लाइन कैसी होगी? वो लाइन आपकी एक सीधी रेखा होगी। इसीलिए BI का ग्राफ कैसा होता है? तो ये आपका एकदम सीधा होता है। अब बात करते हैं हम लोग प्रतिरोध की। तो प्रतिरोध की बात करेंगे। प्रतिरोध क्या है? यह चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करेगा या उसे रोकेगा। इसका SI मात्रक ओम है, ऐसे बनता है ओम, तो इसका ओम होता है सिंबल SI मात्रक। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट। अगर हम फॉर्मूले को देखें तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/I, क्योंकि हमारे पास निकल के आया था V इज इक्वल टू IR, तो R इज इक्वल टू V/I, यानी कि 1 ओम देखा जाए, ये 1 ओम है तो 1 ओम इज इक्वल टू हो जाएगा 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ठीक है, ये हमारी यूनिट निकल आई 1 ओम की। तो कैसे इसको परिभाषित करेंगे? जब परिपथ में से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तथा विभवांतर 1 वोल्ट का हो तो प्रतिरोध कितना होगा? प्रतिरोध आपका 1 ओम कहलाता है। आपको इन सबको 1 कर देना होता है, जो भी हमारा फॉर्मूला है उसमें आप सबको 1 कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं धारा नियंत्रक की। क्या होता है आपका धारा नियंत्रक? तो परिपथ जो आपका होता है, परिपथ यानी कि सर्किट है। सर्किट आपने देखा होगा, सर्किट कई तरह के होते हैं, जैसे अपने यहाँ बनाते हैं तो बहुत तरह के सर्किट होते हैं। परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्त का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। जो हमारा परिपथ है, सर्किट है, सर्किट में हम रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का मतलब होता है रेजिस्टेंस, को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग करते हैं, किया जाता है, उसे धारा नियंत्रक बोलते हैं। फिर इसके बाद में इंपॉर्टेंट है कि वो कौन से कारक हैं जिन पे आपका चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो पहला, अगर आपने देखा होगा चार दीवारी पे हम झालर डालते हैं, घर के पास में स्विच के पास में झालर जलाएं और चार दीवारी पे ले जाएं, तो जितनी लंबाई बढ़ेगी उतना ही करंट आपका कम होगा। और करंट अगर कम हो रहा है, करंट कम हो रहा है, इसका मतलब है इसका प्रतिरोध क्या करेगा? तो प्रतिरोध आपका बढ़ेगा। ठीक है, लंबाई बढ़ी, लंबाई बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? करंट आपका कम होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। तो एक तो लंबाई
के समानुपाती हो जाएगा। प्रतिरोध कैसा हो जाएगा? लंबाई के समानुपाती, इस तरह से लंबाई बड़ी प्रतिरोध बड़ा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अब मान लो ये हमारा तार है, ठीक है, तो ये इसका जो ये दिख रहा है गोल गोल क्षेत्रफल ए, इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब किसी का मुंह बड़ा है, मान लो ये बहुत बड़ा है इस तरह से, तो बड़ा होने पे क्या हो जाएगा? इसमें करंट ज़्यादा जाएगा, करंट अच्छा फ्लो होगा, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा होगा। लेकिन रेजिस्टेंस हमारा कैसा हो जाएगा? प्रतिरोध कैसा हो जाएगा? तो प्रतिरोध आपका कम हो जाता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद में हम बात करते हैं तापमान। अब अगर आपका तापमान बढ़ा तो तापमान बढ़ने से क्या हो जाएगा? तापमान अगर आपका बढ़ रहा है, हीट बढ़ेगी, यानी कि ऊष्मा बढ़ेगी। अब अगर ऊष्मा बढ़ रही है, चलिए, तो ऊष्मा, तापमान बढ़ा, तापमान बढ़ने से क्या होगी? ऊष्मा बढ़ेगी, ऊष्मा बढ़ने से आपका रेजिस्टेंस जो है वो, यानी प्रतिरोध जो है वो आपका बढ़ जाएगा। प्रतिरोध बढ़ेगा तो तापमान आपका बढ़ जाएगा। तो आपने देखे होंगे, एक तो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध डायरेक्टली होता है, समानुपाती होता है किसके? वायर तार की लंबाई के। दूसरा ये व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। और तीसरा ये समानुपाती होता है किसके? तापमान के। चौथा पदार्थ की प्रकृति पे, जैसा लोहा है, अगर हम बात करें लोहा है आपका, Fe से प्रस्तुत करते हैं इसको, तो लोहे में क्या होता है कि लोहे में करंट उतना अच्छा नहीं, यानी जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध है वो ज़्यादा होता है लेकिन करंट आपका कम फ्लो करता है। अगर हम बात करें सिल्वर वायर की, Ag सिल्वर, तो सिल्वर में सबसे अच्छा करंट यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये इनका अपना अंदर का नेचर है कि कौन कितना अच्छा कर रहा है, लेकिन वो पहले से ही कर रहा है, उसमें बाहर से हमें कुछ लगाना नहीं पड़ रहा है। ऐसे ही आपका कॉपर है, कॉपर का अलग रहता है, एल्यूमिनियम का अलग रहता है, तो हर किसी का अलग रहता है और ये सबका अपना अपना नेचर होता है। चलिए, फिर हम बात करेंगे विद्युत प्रतिरोधकता की। क्या होती है विद्युत प्रतिरोधकता? इससे पहले कि इसको बताएं, पहले एक थोड़ा सा हम और आप लोगों को बताना चाहेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो, हमने दो चीज़ों को देखा। एक क्या देखा कि रेजिस्टेंस जो है, यानी जो प्रतिरोध है वो समानुपाती है किसके? लंबाई के चालक की। दूसरा ये व्युत्क्रमानुपाती है किसके? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। अगर हम दोनों को मिला दें, इन दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? आर समानुपाती हो जाएगा L/A। अब जैसे ही हम यहाँ पे समानुपाती का ये चिन्ह जो है वो हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब ये R समानुपाती L/A हो गया। अब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? R इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा एक प्रतिरोधकता का चिन्ह। ये जो नियतांक आया है ये प्रतिरोधकता का नियतांक है। तो R इक्वल टू रो L/A, इसे हम लोग बोलते हैं रो। R रामे ओ की मात्रा रो, ठीक है, ये साइन होता है इसका, P है, थोड़ी पूंछ निकाल देनी है। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकला है? आपको इसको ध्यान भी रखना है कि ये जो आपके पास निकल के आता है ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। R इज इक्वल टू रो L/A। अगर हम यहाँ से रो निकालेंगे तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, रो किसके बराबर हो जाएगा? रो बराबर RA/L, यही होगा ना। अभी हमने निकाला क्या था? R निकाला था, तो रो इधर रखेंगे, हम लोग क्या करेंगे? रो जो है उसको यहीं रहने देंगे, ठीक है, A को इधर भेज देंगे, L को अपॉन में भेज देंगे, तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा RA/L आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। ये रो क्या है? यही है आपकी विद्युत प्रतिरोधकता। अगर हम यहाँ पे A को 1 मान लें, इसको 1 मान लें, लेंथ को 1 मान लें, लंबाई को भी 1 मान लें और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 1 मान लें, तो रो इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? रो बराबर हो जाएगा R, यानी कि जो आपकी प्रतिरोधकता है वो प्रतिरोध के बराबर हो जाएगी। कब? यदि आपका जो वायर है, जो तार है, उसकी लंबाई 1 मीटर है और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है। यही आपको परिभाषा बतानी है कि 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से गुजरने वाला जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, गुजरने से जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? प्रतिरोधकता कहलाता है। आप इस तरह से भी इसको परिभाषित कर सकते थे, जैसे मैंने बताया कि जो आपकी प्रतिरोधकता है वो किसके बराबर होगी? प्रतिरोध के। यदि जो आपका तार है उस तार की लंबाई कितनी हो? लंबाई 1 मीटर हो तथा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। 1 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे 1 मीटर, ठीक है, इतना बता सकते हैं, ऐसे भी बता सकते हैं। फिर बात आती है आपके पास
एसआई मात्रक की, और जो क्या है आपका ओम इंटू मीटर इसका एसआई मात्रक होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम इंटू मीटर होता है। चलो अब बात की है क्या कि प्रतिरोधकता जो है वो चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती, परंतु तापमान के साथ परिवर्तित होती है। फिर धातुओं व मिश्र धातुओं में प्रतिरोधकता परिसर 10 की घात -8 से 10 की घात -6 ओम इंटू मीटर होता है। फिर अगला आपका क्या है, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं से अपेक्षाकृत अधिक होती है। जो मिश्र धातु हैं, जैसे कि हमने स्टील बना दी या टंगस्टन बना दिया, कोई और भी मिश्र धातु बनाई, तो उसकी जो है जो उसमें अवयव पड़े होंगे, अवयव जैसे मान लो स्टील बनी है, तो स्टील किससे मिलके बनी है, स्टील आपकी बनी है लोहे से, Fe से बनी है, STEEL, लोहे से बनी है, कार्बन से बनी है, तो इन सब से प्रतिरोधकता जो है वो कैसी होगी, वो आपकी अपेक्षाकृत अधिक होगी। मिश्र धातुओं का जो ताप है वो कैसा होता है, उच्च ताप होता है, इसलिए ये उच्च ताप पर क्या करती हैं, शीघ्र ही दहन नहीं करेंगी, अतः इनका उपयोग जो है वो तापन युक्तियों में होता है। जैसे कि बल्ब है, उसमें हम लोग टंगस्टन का यूज़ कर लेते हैं। फिर तांबा एल्यूमिनियम का उपयोग जो है वो विद्युत संचरण यानी जो सर्कुलेशन है उसके लिए किया जाता है, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता जो है वो कम होती है। ठीक है इतना। फिर हम बात करेंगे प्रतिरोधकों का कैसा संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये और काफ़ी अच्छा टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है, इसको इम्पॉर्टेंट भी है आपके लिए। प्रतिरोधकों या प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन देखो कब कहे जाएंगे श्रेणी क्रम में, अगर हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, एक है आपके पास मान लिया R1, एक दूसरा है R2, तीसरा है R3, R1 R2 और R3, ये तीनों है हमारे पास। अब अगर इस वाले का ये पहला एंड है यानी पहला सिरा है और ये इसका दूसरा सिरा है, तो पहले वाले का जो पहला वाला प्रतिरोधक है, पहला वाला प्रतिरोध है, उसका अगर दूसरा सिरा जुड़ा हुआ है किसके, दूसरे वाले के पहले सिरे से, ये दूसरा वाला इसका पहला सिरा, दूसरे वाले का दूसरा सिरा, तो कैसे परिभाषित करेंगे, जब 2 या 3 प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है, ये इसका पहले वाले का दूसरा है, दूसरे वाले का पहला है, इस तरह से जोड़ा गया है, यहाँ भी यही आप देख रहे होंगे, तो संयोजन कैसा कहलाएगा, संयोजन कहलाएगा आपका श्रेणी क्रम संयोजन। अब यहाँ पे क्या है, इसमें जो आपका करंट है श्रेणी क्रम में संयोजन में वो आपका कैसा रहता है, हमेशा नियत रहता है, ये आपका कभी भी परिवर्तित नहीं होने वाला है। ठीक है, तो करंट आपका I जो है वो नियत रहेगा। अब इसके बाद में अगर हमने अप्लाई किया है यानी कि जो इसको दिया है हमने पोटेंशियल विभवांतर दिया है, तो विभवांतर क्या हो जाएगा, विभवांतर B बराबर B1 किसके क्रॉस है, तो B1 इसके, ये जो पहला वाला आपको दिख रहा है इसके अक्रॉस यानी इसके यहाँ से यहाँ तक जो विभवांतर होगा वो क्या हो जाएगा, वो B1 हो जाएगा, इसके यहाँ तक विभवांतर क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा, इसके क्रॉस हो जाएगा B3, और जो यहाँ पे हमने टोटल विभवांतर दिया है इस वोल्टेज का B का, वो इन सब B1 B2 B3 इन तीनों के सम के बराबर हो जाएगा, इन तीनों के जोड़ के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, B बराबर B1 प्लस B2 और प्लस का आपका B3। ठीक है, इस तरह से ये आपका लिखा भी है कि क्या लिखा है, ये तो हमें निकालना है, ये आपका निकल के आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास यही निकल के आता है। RS बराबर, RS का मतलब है रेजिस्टेंसेस, R का मतलब रेजिस्टेंस, S मतलब सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, तो रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। अब देखो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें पता है जो कुल विभवांतर है वो व्यक्तिगत प्रतिरोधकों के विभवांतर का योग यानी B बराबर B1 B2 B3। अब ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, B बराबर IR, तो B1 बराबर क्या हो जाएगा, IR1, I सब में सेम है, ऐसे B2 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा IR2, इसी तरह से B3 बराबर IR3, तो इन सब की जगह पे ये देखो दिख रहा है B1 बराबर IR1 B2 B3। ठीक है, वैल्यू रख देंगे इन सब की इस वाली इक्वेशन में, इस वाली समीकरण में, तो IR1 IR2 IR3 I कॉमन दिख रहा है। अब B की जगह पे क्या लिख देंगे, IR और इधर I से I क्या होगा आपका कट जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे जो R है वो आपका क्या निकल आया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यही आपको सीरीज़ में निकालना होता है। अगर हमारे पास कई रजिस्टर्स हैं, मान लो 1 2, ये कई प्रतिरोध हैं 3
4 5 ऐसे ऐसे करके हमने मान लिया n लगे हैं सीरीज में। तो आर एस बराबर क्या हो जाएगा, R1 होगा प्लस R2 होगा प्लस R3 होगा, और R3 के बाद में प्लस में क्या हो जाएगा, R4 R5 जितने भी हैं डैड डैश करके Rn तक हो जाएंगे। सबको हम सीधे एकदम सीरीज में ऐसे सीधे जोड़ देंगे, ठीक है। और एक खास बात जो आपको ध्यान रखनी है नोट पॉइंट में कि जो एकल तुल्य प्रतिरोध है उसमें सबसे बड़े व्यक्तिगत प्रतिरोध से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। अब चलते हैं पार्श्व क्रम की बात करेंगे। पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोध या फिर आप कह सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। पैरेलल में इनको कैसे लगाते हैं, तो इसमें जितने भी रेजिस्टेंस लगे होंगे उनका पहला सिरा कनेक्टेड होगा सब एक कॉमन पॉइंट से किसी एक बिंदु से, और उनका दूसरा सिरा कनेक्टेड होगा दूसरे कॉमन बिंदु से, जैसा कि मैंने लगाया है। ये इन सब का इसका पहला सिरा, इसका पहला सिरा, इसका पहला सिरा। एक कॉमन बिंदु यहाँ पे मान लिया हमने ए है, इससे जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे ये दूसरे सिरे जो हैं वो दूसरे कॉमन बिंदु से जुड़े हुए हैं जो कि बी माना है, ठीक है। चलिए परिभाषित कैसे करेंगे। पार्श्व क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर उपयोग किए गए विभवांतर के बराबर होता है तथा कुल धारा जो है प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतिरोध से गुजरने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इसमें जो B है वो B सब में सेम होगा, यानी कि जो विभवांतर है वो इसके क्रॉस विभवांतर सेम होगा, इसके क्रॉस भी इसके क्रॉस भी, तो इन तीनों के क्रॉस जो विभवांतर है वो आपका सेम रहता है। और लेकिन जो I है, जो हमने I दिया है वो इन सब के व्यक्तिगत करंट के सम के बराबर होगा, यानी एक योग के बराबर होगा। तो I बराबर I2 प्लस I1 प्लस I2 प्लस का I3, इस तरह से इनका योग हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे वही यहाँ पे किया गया है, I बराबर I1 I2 I3। अब हमें पता है ओम्स लॉ क्या पढ़ रखा है हमने, V इज इक्वल टू IR पढ़ रखा है। तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर आपका हो जाएगा B अपॉन R। इसी तरह से हम I1 देखेंगे तो V अपॉन R1 हो जाएगा, I2 देखेंगे तो V अपॉन R2 हो जाएगा, I3 देखेंगे तो B अपॉन R3 हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ को इस समीकरण में रख देंगे, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। अब यहाँ से B कॉमन मिल रहा है तो B को कॉमन ले लेंगे, इधर भी B कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इससे B निकाल लिया, इससे भी, इससे भी, ये B से B कट गया, क्या बचा 1/R1 बराबर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से हमारे पास निकल आया। किसके लिए, तो ये आपका पार्श्व क्रम है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम बात करेंगे जो श्रेणी क्रम जो है, श्रेणी क्रम की जो संयोजन होता है उसकी तुलना में पार्श्व क्रम संयोजन के लाभ क्या क्या होते हैं। घरों में जो होता है, घरों में हम लोग यूज़ करते हैं पार्श्व क्रम को, श्रेणी क्रम का उपयोग नहीं कर सकते हम लोग। इसके लिए क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है। अगर एक भी कंपोनेंट चला गया तो पूरा सर्किट हमारा खराब हो जाएगा, यानी कि कोई भी अवयव काम नहीं करेगा। दूसरी बात क्या है, अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की जरूरत होती है। यह गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि श्रेणी क्रम में सबको धारा कैसी रहेगी, एक जैसी धारा मिलेगी। आपने अभी ऊपर देखा होगा कि जो श्रेणी क्रम में है वो I आपका कैसा रहता है, मैंने बताया था जो करंट है I वो आपका कैसा रहता है, सेम रहता है, जबकि इसमें आपका जो वोल्टेज है वो सेम रहता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे B इज इक्वल टू V1 V2 V3 हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे करंट कांस्टेंट था। अब यहाँ पे क्या होगा, I इज इक्वल टू I1 I2 I3 होगा, क्यों, क्योंकि आपका जो विभवांतर है वो आपका सेम है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। फिर बात क्या आती है तीसरे पॉइंट की, जो पार्श्व क्रम संयोजन है उसमें प्रतिरोध आपका कैसा रहता है, तो प्रतिरोध आपका कम होता है। अगली हेडिंग की बात करेंगे, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। आपने देखा होगा टीवी होती है, फ़ोन है, कोई भी आप इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, आप उसको ज़्यादा देर तक यूज़ करते हैं, चलाते हैं, वो गर्म होने लगता है। कभी आपने महसूस किया ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है सिर्फ और सिर्फ उसके गुण की वजह से, जिसका नाम होता है तापीय गुण। फ़ोन चलाया, फ़ोन गर्म हो गया। तो यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। या फिर इसको इस तरह से भी
हम लोग बयां कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि यदि किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो उसमें ऊष्मा का उत्पादन होता है या फिर ऊष्मा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा के इस गुण को तापीय प्रभाव कहते हैं। अब ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो पहली बात तो आपने पढ़ा होगा, अगर हम काम करते हैं यानी कि पावर का मतलब होता है आपका शक्ति। तो शक्ति क्या होती है, मतलब आपके अंदर पावर है, कैसे पता चलेगा, आप किसी काम को कर रहे हैं प्लस कितनी जल्दी कर रहे हैं, मतलब आपके अंदर पावर ज़्यादा होगी। तो पावर है यानी कि जो आपकी शक्ति है, शक्ति का फार्मूला होता है P = W/T। अब यहाँ से अगर हम देखें, जो ऊर्जा है, ऊर्जा और कार्य दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ऊर्जा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी शक्ति गुणे समय। ऐसे ही आप यहाँ पे भी देख सकते हैं H = P। अब जो ऊर्जा है या जो कार्य है वो किस में चला जाता है, कार्य चला जाता है ऊष्मा में। तो कार्य आपका चला गया भैया ऊष्मा में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, H = P × T। अब P = BI होता है, जैसे P = हमने यहाँ पे लिखा, तो P = क्या लिखा, W/T। अभी आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विभवांतर। तो विभवांतर क्या होता है, V = होता है W/Q। इस तरह से होता है, W/Q होता है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो W की जगह पे हम रख देंगे BQ/T। अब B = होता है IR या फिर Q = IT होता है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख सकते हैं BIT। IT मैंने क्यों लिख दिया, /T। अब T से T आपका निपट जाएगा, चल जाएगा। तो P बराबर क्या निकल आया, BI निकल आया। ठीक है, समझ गए आप लोग। और इसको मैंने लिया कहाँ से है, अभी पीछे ही आपने पढ़ा था I = Q/T। I = Q/T। तो यहाँ से अगर मैं Q को निकालूंगा तो T इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, Q = IT हो जाएगा। वही मैंने यहाँ पे Q की जगह पे क्या रखा है, तो ये रखा है मैंने यहाँ पे IT। समझ गए होंगे आप लोग। तो पावर का फॉर्मूला मैंने बताया, BI कैसे निकल के आता है, पावर यानी कि शक्ति। BI हो गया तो H = BIT हो गया। अब B बराबर होता है IR, ओम्स लॉ के हिसाब से B बराबर होता है आपका IR। तो B = IR हमने यहाँ रखा, एक IR है एक IT है, तो I² RT निकल आया। और ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, आपसे पूछ भी लेता है। इसी को हम लोग जूल का नियम भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। तो जो उत्पन्न ऊष्मा हो गई वो आपके पास क्या निकल आई, तो उत्पन्न ऊष्मा हो गई I² RT। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं जूल का विद्युत धारा का तापन नियम। इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, तो इस नियम के अनुसार आपको ध्यान रखना है, नियम क्या है, H = I²। I विद्युत धारा है, R क्या है, R आपका प्रतिरोधक है, और T है समय यानी कि टाइम। तो H = I² RT हो गया। तो प्रतिरोध में जो प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा है वो विद्युत धारा जो आपकी I है उसके वर्ग स्क्वायर के समानुपाती होगी, यानी कि विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है और प्रतिरोध के समानुपाती होगी। और समय के कैसी होगी, समय के भी समानुपाती होगी। सीधे सीधे लिखा है, H डायरेक्टली लिखा है, सीधे लिख गया, मतलब ये कैसी है, तो ये आपकी होगी समानुपाती। चलिए अब हम बात करेंगे इसके उपयोग के बारे में। तो इसके उपयोग में सबसे पहले हम देखते हैं, जो तापन प्रभाव है वो हीटर, प्रेस आदि में वांछनीय होता है, परंतु कंप्यूटर, मोबाइल आदि में अवांछनीय होता है। मतलब इसमें इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, जबकि मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर में इन सब में ज़्यादा नहीं हो पाता है। अगर हम बात करें हीटर में, प्रेस में, या जो आपकी इमर्सन रॉड है जिससे हम लोग पानी गर्म करते हैं, उन सब में वांछनीय होता है। चलिए, विद्युत बल्ब जो है उसमें अधिकांश शक्ति जो है वो ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है तथा कुछ भाग जो है वो आपका प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होता है। विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो आपका टंगस्टन का बना होता है। इसको W से प्रस्तुत करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यह उच्च ताप पर अपचयित नहीं होता है। इसके जो खास बात है, दूसरी बात, इसका गलनांक जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरी बात क्या है, बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी जाती हैं। आप इसको कभी, जो पुराने वाले बल्ब आते हैं, तो LED का दौर चल रहा है, तो पुराने वालों को अगर आप खोल के देखेंगे तो उसमें क्या होगा, चॉकलेट जैसा भरा होगा, यानी कि वो वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, निर्वात क्रिएट करने के लिए, और इसके लिए हम लोग हल्की गैसेस भरते हैं इसमें। तंतु की आयु में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। फिर हम बात करेंगे विद्युत शक्ति की। क्या है विद्युत शक्ति? ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं।
इलेक्ट्रिक पावर P बराबर W/T, अभी मैंने निकाल के दिखाया था। W इज इक्वल टू क्या होता है, BQ होता है विद्युत विभवांतर की परिभाषा से, क्योंकि B बराबर W/Q था तो W इज इक्वल टू BQ हो गया अपॉन T। अब हम लोग यहाँ पे रख देंगे Q बराबर IT, तो ये आपका हो जाएगा BI और साथ में T अपॉन में T, तो ये क्या निकल आया, T से T निपट गया, आपका चलता बना, P इज इक्वल टू निकल आया BI। ठीक है, ये प्रतीक है, इतनी बात अलग है, और ये वाला जो मसला है वो आपका अलग है। चल ये इतना अलग है, P इज इक्वल टू BI। चलिए आगे, अब B की जगह पे हम क्या रखेंगे, तो B की जगह पे हम रखेंगे IR। ओम्स लॉ हम पढ़ के चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I²R, या फिर हम I की जगह पे क्या रख देंगे B/R, तो ये आपके पास निकल आएगा B²/R। ये कुछ आपके पास I इज इक्वल टू B/R रखेंगे तो यहाँ पे B²/R हो जाएगा। और अगर हम इसके SI की मात्रक की बात करें, SI मात्रक क्या होता है, तो वो आपका होता है वॉट। पावर जो है, कहते नहीं है आपने वॉट लगा दी, हमारी वॉट लग गई, तो वो पावर्स की बात करते हैं। 1 वॉट 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, इस तरह से भी। अगर हम व्यवहारिक मात्रा की बात करें, ऊर्जा, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ऊर्जा का जो व्यवहारिक मात्रा है वो आपका किलोवाट घंटा होता है। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, तो इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है जब हम अपने घरों में जो बिजली की खपत निकालते हैं उसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। 1 किलोवाट घंटा बराबर, देखो अब 1 किलोवाट और, ये किलोवाट और है, ये आपका क्या हो जाएगा, किलोवाट की अगर हम बात करें तो ये आपका 1 किलो का मतलब है 1000 हो जाता है, 100, और 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड होता है, तो इंटू 3600 कर देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3.336 इंटू 10 की घात कितना है, तो 10 की घात 5 है, 10 की घात 5 कर देंगे, और हाँ एक पॉइंट इधर लगा देंगे, तो पॉइंट लगाएंगे, पावर और बढ़ जाएगी, पावर यहाँ पे हो जाएगी 6। इस तरह से आप ये निकाल लेंगे, ये यूनिट है। इस पे न्यूमेरिकल भी एक बनता है। आगे आपको कुछ प्रश्नावली दी गई है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, और ये PDF शीट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन की लिंक में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जैसे कि आपसे पूछा है विद्युत धारा का SI मात्रक, तो आपने पढ़ रखा होगा अभी, एम्पियर होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, उपभुक्त ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा का क्या होता है, वॉट होता है। इन सबको आपको खुद से करना है, ये सीट आपके लिए है। ये बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। जल्दी मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। और मैं चाहूँगा, अभी मैं यूट्यूब पे नया हूँ तो मुझे सपोर्ट जरूर करिएगा। थैंक